नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज के इस सेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। यह सिलेबस जो गणित विज्ञान का है वो रीट के लिए सिलेबस है, लेकिन यह सिलेबस न सिर्फ रीट अभ्यर्थियों के लिए काम आने वाला है, जबकि यह सिलेबस सेकंड ग्रेड गणित से या विज्ञान से तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कंटेंट है उसमें प्रवेश की कुंजी साबित होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर भी जनरल मैथमेटिक्स और जनरल साइंस है, उसके पार्ट को ये सिलेबस कवर करने वाला है। और इस कंटेंट के ऊपर आगामी जो वीडियोज़ हैं वो ना सिर्फ रीट अभ्यर्थियों के लिए, जबकि रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी, और फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल मैथमेटिक्स और जनरल साइंस है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो देखिए, अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं। अभी जो सिलेबस आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उस सिलेबस के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा रीट के लिए लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं उनका सिलेबस शो हो रहा है, जो है गणित और विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए। अब देखिएगा, गणित और विज्ञान के लिए कुल 60 प्रश्न रहेंगे और ये 60 प्रश्न एक एक अंक के होंगे। कुल 60 अंकों का यह पोर्शन रहेगा। अब इस पोर्शन के अंदर गणित और विज्ञान दो हिस्सों में ये सिलेबस बटा हुआ है, जिसके अंदर 30 अंकों के 30 प्रश्न, 30 ही क्वेश्चन होंगे और जो इनके मार्क्स होंगे वो भी 30 ही होंगे। ये गणित के लिए, और ठीक इसी प्रकार से विज्ञान के लिए भी 30 प्रश्न और 30 ही अंक के रहने वाले हैं। अब देखिए, अपन चर्चा करते हैं सिलेबस के लिए। तो गणित जो है इसका सिलेबस अलग अलग यूनिट्स के अंदर बटा हुआ है, यूँ कहें कि अलग अलग टॉपिक्स में बटा हुआ है। इन टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो घातांक का, बहुत ही आसान से टॉपिक। और इस सिलेबस की चर्चा के बाद में गणित का एक ऐसा सेशन आपको इस YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा जिसका वीडियो देख लेने के बाद में और आप लोगों को यूँ लगेगा कि मैथमेटिक्स है वो चुटकियों के अंदर ही हल हो जाने वाली है। घातांक के अंदर देखो, समान आधार की जो घातीय संख्याएं हैं उनके अंदर अलग अलग संक्रियाएं करना, जैसे गुणा, भाग, और घातांक के अलग अलग नियम, यानी कि घातांक में आधार समान हो तो घातों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, या घातांक जो हैं वो बट्टा में हैं तो उसको ऊपर गुणा में ले जाने के ऊपर क्या नियम काम करते हैं, या ऊपर की घातांक है उसको नीचे बट्टा में लाने पर किस प्रकार के नियम है वो काम करते हैं। घातांक हैं वो कोष्टक के बाहर लगी हुई हों तो किस प्रकार का नियम है वो लागू होता है। ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके बाद में बीजीय व्यंजकों का टॉपिक आता है। तो व्यंजकों के संबंधित वही जो संक्रियाएं हैं, योग कैसे करेंगे, व्यवकलन यानी कि घटाने की संक्रिया कैसे करेंगे, गुणा, भाग ये कैसे करेंगे, और अलग अलग बीजीय व्यंजकों से संबंधित जो सर्व समीकरण हैं वो किस प्रकार से विभिन्न जो समस्याएं हैं बीजीय व्यंजकों से संबंधित जो भी अपने डाउट्स रहते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करती हैं, उन सर्व समीकरणों की स्टडी भी अपने को करनी होगी और यह आपके सिलेबस के अंदर रहेगा। इसके बाद में अपन गुणनखंड के अंदर आते हैं। तो सरल बीजीय व्यंजक जो हैं उनके गुणनखंड करना, किस प्रकार से अपन किसी सरल बीजीय व्यंजक को तोड़ सकते हैं अलग अलग खंडों के अंदर, और किस प्रकार से उनकी आगे संक्रियाएं संपन्न होती हैं, ये यहाँ पर अपने सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद में समीकरणें हैं, सरल एक घात वाली समीकरणें, उन समीकरणों को सोल्व करना, ये भी अपने सिलेबस के अंतर्गत है। उसके बाद में वर्गमूल, वर्ग, घन और घनमूल, इससे संबंधित जो संक्रियाएं हैं वो भी अपने सिलेबस के अंदर रखी गई हैं। ये जो टॉपिक अपन देख रहे हैं ये ना सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा के लिए हैं, जबकि ये सभी टॉपिक्स, घातांक वाले सभी टॉपिक्स और नीचे जो भी सभी टॉपिक अपन देखेंगे वो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा जो कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा करवाई जाती है उसमें भी ये टॉपिक ज्यों के त्यों देखने को मिलेंगे। इसलिए यह जो सिलेबस है या इससे संबंधित आगामी जो भी वीडियोज़ होंगे
वो ना सिर्फ रीट अभ्यर्थियों के लिए, ना सिर्फ पात्रता प्राप्त करने के लिए ही कारगर होंगे, जबकि आगे थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा लगेगी उसके लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि सिद्ध होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं अगली सेकंड यूनिट। उसके अंदर ब्याज से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, सभी इन जो टॉपिक्स हैं उनसे आप लोग वाकिफ़ हैं। उनके अलग अलग सूत्रों के ऊपर आधारित जो आंकिक प्रश्न होते हैं गणित के अंदर, उन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, ऑप्शन से देख करके भी अपन क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, और सूत्र के द्वारा तो पहुंच सकते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, उनके द्वारा भी अपन बहुत ही आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो यहाँ पर बिंदु आता है अनुपात एवं समानुपात का। अनुपात समानुपात के अंतर्गत विभिन्न जो राशियाँ दी गई हैं उनको समानुपाती भागों के अंदर उनको विभाजित करना, भिन्न भिन्नों के अंदर उसको विभाजित करना, अनुपात को समानुपात को। उसके बाद में प्रतिशतता निकालना, लाभ हानि से संबंधित प्रतिशतता निकालना, जन्म एवं मृत्यु दर। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के अंदर होने वाली कमी यानी कि ह्रास। इसके लिए भी, इस टॉपिक के लिए भी जिस प्रकार से अपन चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र, बढ़ने के, वृद्धि के सूत्र यूज़ करते हैं, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के अंदर भी मूल जनसंख्या क्या है वो मूल धन के रूप में, यानी सूत्रों का उपयोग है वो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्रों के समान ही जनसंख्या वृद्धि और ह्रास को ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग यहाँ पर करना होगा अपने को। बहुत ही आसान तरीके से और मैथमेटिक्स है वो समझ में आने वाली है और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर दे करके जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेखा गणित से संबंधित। बहुत सरल तरीके से एक बार स्टडी कर लेने के ऊपर रेखा गणित है वो यूं दिमाग में सेट हो जाएगी कि जैसे हमेशा से अपन रेखा गणित के अंदर पारंगत थे। इसके अंदर सबसे पहले रेखाएं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, कैसे वो काटती हैं, कैसे कोण बनाती हैं। कोण, रेखाखंड, सरल और वक्र यानी कि रेखाएं हैं वो अलग अलग कितने प्रकारों की हैं। रेखाओं से बनने वाले कोण और कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने कितने उनके मान होते हैं डिग्रीज के अंदर। फिर समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, त्रिभुज हैं उनकी सर्वांग समता यानी उनके अंदर भुजाएं समान हो, कोण समान हो, किस प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या उनमें रिलेशन पाए जाते हैं। चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, इन आकृतियों से संबंधित भी उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उनके अलग अलग जो परिधि वगैरह ज्ञात करना, उनकी त्रिज्याएं ज्ञात करना, उनके अंदर भुजाओं की संख्या, बहुभुज के अंदर भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, भुजाओं के बीच में बनने वाले कोणों का मान ज्ञात करना, सभी कोणों का योग कितना होता है। ये सभी तमाम जानकारियां हैं वो अपने को हासिल करनी हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगी। इसके बाद रीट अभ्यर्थियों के जो सिलेबस है, अगला यहाँ पर अलग अलग समतलीय आकृतियाँ हैं, उनका क्षेत्रफल और उनका परिमाप यानी कि सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, परिमाप कितना होता है। त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इन सभी चतुर्भुजों के अंदर या त्रिभुज, आयत जो भी आकृतियां हैं उन आकृतियों के लिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए अलग सूत्र यूज होंगे, परिमाप के लिए अलग सूत्र यूज होंगे। और सूत्रों की एक लंबी क्लास है जिसके अंदर एक या दो कक्षाओं के अंदर ही और आपका जो सूत्रों से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और आयतन ज्ञात करना। जो बंद आकृतियां होती हैं उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, उनका आयतन वॉल्यूम किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। इसके लिए घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन जो है, चूँकि गोला वगैरह है ये भी इसके अंदर शामिल होता है, लेकिन गोले को यहाँ नहीं रखा गया है, आगे मुख्य परीक्षा के लिए शामिल किया जा सकता है। बाकी घन और घनाभ और बेलन, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन जो हैं उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, कैसे अलग अलग सूत्रों के अंदर मान रख करके अपन उनकी त्रिज्या वगैरह ज्ञात कर सकते हैं, भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, कोणों का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद में सांख्यिकी, ये बहुत ही आसान सा और ये फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, जिनसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, जो मेंटल एबिलिटी के टॉपिक में रखे जाते हैं। तो यह यूनिट जो है वो फर्स्ट ग्रेड की जनरल मैथमेटिक्स है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। सांख्यिकी के अंदर क्या आएगा, आंकड़ों का संग्रह, डाटा संग्रह किस प्रकार से किया जा सकता है, अलग अलग प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष विधियों से। फिर डाटाज हैं उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है।
बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाई जाती है, सारणी में मिलान चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। इसके बाद में कॉलम या बार लेखा चित्र या आयत लेखा चित्र या वृत्तीय ग्राफ यानी कि पाई चित्र बहुत ही आसान तरीके से, और मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ भी मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं या जहाँ भी जनरल मैथमेटिक्स आती है वहाँ पर पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। तो इनको ना सिर्फ आप रीट के अंदर माने, अगर आप इन फ्यूचर कोई भी फर्स्ट ग्रेड की भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई और एग्ज़ाम की भी आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, आप या आपके परिवार में कोई भी, तो यह यूनिट है वो सबके लिए काम आने वाली यूनिट है। इसके बाद में जो ग्राफ है उससे विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र बनाना, अलग अलग चार्ट्स वगैरह बनाना ये, और उसके बाद प्रायिकता। प्रायिकता जो है वो ऐसा बिंदु है जो केवल 10वीं क्लास तक की ही पाठ्य सामग्री के अंदर सिमट कर नहीं रहता है, ये सीनियर कक्षा के अंदर भी, 12th क्लास के अंदर भी चलने वाला टॉपिक है। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से प्रायिकता है, उसका क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है और सही किया जा सकता है। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस जो मैथ से की कंटेंट से संबंधित रहेगा। उसके बाद में मैथ्स की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो आती हैं। शिक्षण विधियों के अंदर भी जो प्रश्न पूछे जाने हैं 10 प्रश्न, यहाँ तक मैथ्स के कंटेंट यानी कि 4 यूनिट जो हैं उनसे चारों से 5-5 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स के पूछे जाने वाले हैं। और फिर मैथ्स वाले ही पोर्शन में ये जो 2 यूनिट हैं अलग अलग, इन दोनों यूनिट से 5-5 क्वेश्चन करके 10 प्रश्न हैं वो मैथमेटिक्स की शिक्षण विधियों से संबंधित आपको रीट एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अंदर गणित विषय की प्रकृति क्या है और गणित में तर्क शक्ति का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से प्रखर बुद्धि वाले जो विद्यार्थी हैं वो गणित से अपनी तार्किक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता है, गणित का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। गणित की भाषा क्या है, किस प्रकार से उनके अंदर अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते हैं अपन। फिर सामुदायिक गणित क्या है, यानी कि अपने व्यवहारिक तरीके से गणित का क्या उपयोग होता है। इसके बाद जो टीचिंग मेथड्स की दूसरी यूनिट है उसके अंदर गणित में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, गणित के अंदर जो समस्याएं आती हैं निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जिनका अपने को पता चलता है उनका किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है, कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो उपचारात्मक शिक्षण। और उसके बाद में गणित शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो विद्यालय से संबंधित हैं, चाहे शिक्षक से संबंधित हैं, चाहे विद्यार्थी के आसपास के वातावरण से संबंधित हैं, इन सभी समस्याओं की चर्चा की जाएगी और ये आपके रीट के सिलेबस के अंदर रहेंगे। और इनसे संबंधित टोटल 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स की कंटेंट से, उसकी विषय सामग्री से, और 10 प्रश्न उसकी शिक्षण विधियों से पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं बचे हुए 30 प्रश्नों की, यानी कि साइंस जो है उससे कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए साइंस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो विज्ञान विषय की विषय सामग्री वही 30 प्रश्न और 30 अंकों के विज्ञान विषय से संबंधित पूछे जाने हैं। यहाँ जब अपन बात करते हैं तो विज्ञान विषय के अंदर सबसे पहला बिंदु जो आता है विज्ञान की शुरुआत ही जहाँ से अपन देखें तो सजीव एवं निर्जीव, सजीव और निर्जीव का जनरल इंट्रोडक्शन, उनके अंदर अंतर और उनके लक्षण। अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को कहीं भी पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता है। जब अपन आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आसानी से सजीवों का परिचय हो जाएगा, उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हो जाएंगे, सजीव निर्जीव के अंदर अंतर हो जाएंगे, सामान्य सी जानकारियाँ हैं। और ये विज्ञान है वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स से और इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी कंटेंट दे करके, जिसकी शुरुआत अपन 10वीं कक्षा की विज्ञान से करेंगे। हालांकि स्तर है वो यहाँ पर 12वीं तक का है और 12वीं तक के स्तर में जो यहाँ पर सामग्री इंक्लूड की गई है सिलेबस में, उसमें केवल बायोलॉजी का पोर्शन है। उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अपन 11th या 12th क्लास की बायोलॉजी से शामिल कर सकते हैं, तो वह कंटेंट भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो तमाम टॉपिक हैं वो कक्षा 10 और कक्षा 9 की विज्ञान से यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। न सिर्फ रीट एग्ज़ाम के अंदर ही ये इंक्लूड हो जाएंगे, जबकि 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा जो आयोजित की जाएगी और एक रीट अभ्यर्थियों के लिए या जो 3rd ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उसके लिए बहुत ही शानदार और एक खुशखबरी की जो अभी सूचना वायरल हो रही है उसके हिसाब से 25 नवंबर तक रीट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 1 दिसंबर से रीट के फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में
रीट एग्ज़ाम यानी कि पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उसके बाद में जो स्ट्रेटजी क्लियर की गई है उसके हिसाब से 3 महीने बाद रीट एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 3 महीने बाद अगर अपन माने तो मार्च, अप्रैल और मई के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाने के बाद में अपन यूँ मान सकते हैं कि 1 महीना लगभग जो मार्कशीट वितरण है उसके अंदर लग जाएगा, यानी कि जून महीना। उसके बाद में अगर थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आती है, यानी थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी करता है अगर कर्मचारी चयन बोर्ड, तो 2-3 महीने मैक्सिमम उसके अंदर अगर अपन मान करके चलें तो भी आगामी अपने को 6-7 महीने हैं वो मिलने वाले हैं रीट एग्ज़ाम के बाद, और उनके अंदर थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो भी होगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म हैं वो भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, सेकंड ग्रेड की भी 2100-2200 पदों की जो चर्चाएं हैं वो सरगर्मी से चल रही हैं, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम भी आएगी। और थर्ड ग्रेड की परीक्षा है वो भी रीट एग्ज़ाम के बाद में निश्चित तौर पर आएगी। इसलिए आप जिस भी लक्ष्य को अपने दिमाग में लेकर के बैठे हैं उस लक्ष्य को मजबूत करें, उसके ऊपर अपने विचारों को स्थिर करें और तैयारी में जुट जाएं। यही सफलता के लिए मूल मंत्र है। भटकाव की स्थिति है उससे बाहर निकलें। चलिए अपन आगे बात करते हैं विज्ञान की विषय सामग्री जो कि रीट के लिए है। इसके बाद में सूक्ष्म जीव, इनके अंदर जीवाणु, वायरस, कवक, ये सभी जो सूक्ष्म जीव हैं उनके क्या क्या लाभ, यानी अलग अलग ये किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, और क्या अलाभकारी यानी अलग अलग तरह से फसलों के अंदर या अन्य जीव जंतुओं के अंदर या मनुष्य में किस प्रकार से ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं, इनकी हानियाँ क्या हो सकती हैं। तो लाभ और हानि दोनों ही दृष्टि से जीवाणु, वायरस और कवक, इनको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में सजीवों के अंदर सबसे पहले प्लांट्स, तो प्लांट्स के अलग अलग कौन कौन से प्रकार हैं, साग, झाड़ियाँ, वृक्ष, लताएँ, विसर्पी लताएँ, इस प्रकार से आरोही लताएँ हैं ये सभी। इनके अलग अलग भाग कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्तियाँ या अन्य जो भी पत्ती के भाग हैं। पादपों में पोषण है वो किस प्रकार से होता है। पादपों में पोषण के बाद श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना, उनके कार्य और कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इन सभी की चर्चा अपन करेंगे। क्या इनकी उपयोगिता रहेगी, किस प्रकार से कोशिका विभाजन के अंदर अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उनके अंदर किस प्रकार से अलग अलग गुणसूत्रों की पोजीशन क्या रहती है, विभाजन कैसे होता है, ये सभी प्रक्रियाएं हैं वो अपन देखेंगे। और ये जो 10वीं क्लास की साइंस है उसके अंदर आसानी से देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ पादपों के बारे में, जंतुओं के अंदर अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम का टॉपिक है, उसके अंदर बहुत शानदार जानकारी है वो अच्छे लेवल की दी हुई है। और जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस होगी उसके अंदर 11th और 12th का कंटेंट है वो भी शामिल करके आपके सामने यहाँ पर पेश किया जाएगा। आगे की बात करते हैं अपन मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा वही जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, उनके द्वारा फैलने वाले रोग। इन रोगों के अंदर मुख्य रूप से क्षय यानी कि तपेदिक टीबी रोग क्या है, खसरा, डिप्थीरिया, हीजा और टाइफाइड। हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, खसरा, क्षय, इन रोगों को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए इनके रोग कारक जीव, सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, इसके बाद में उनका संक्रमण किस प्रकार से होता है, लक्षण क्या होते हैं, इनके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इनके लिए जो मेडिसिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, रख रखाव कैसे किया जा सकता है, इन सभी के बारे में सभी बिंदुओं को टच करते हुए अपन चर्चा करेंगे। रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, पाचन तंत्र है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण तंत्र है, अलग अलग तंत्रों के बारे में, और फिर संक्रामक रोग, उनके फैलने के कारण और उनके बचाव, इन सभी की चर्चा अपन करते चलेंगे। भोजन के सोर्स कौन कौन से हैं, भोजन, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। भोजन के प्रमुख अवयव जिनके अंदर विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, खनिज लवण हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन, प्रोटीन से संबंधित या विभिन्न खनिज तत्वों की, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको ना सिर्फ रीट एग्ज़ाम के अंदर, थर्ड ग्रेड की मेंस एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यदि कोई सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको भी रोगों से संबंधित प्रश्न है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। फिर संतुलित भोजन, अलग अलग शरीर की अवस्थाओं के अंदर
किस तरह का आहार है वो लेना चाहिए, इनके ऊपर चर्चा करनी होगी अपने को। ये विज्ञान के सिलेबस के अंदर शामिल है। फिर जंतु प्रजनन, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, किशोरावस्था जिसके अंदर जनन के लिए किशोर किशोरियां तैयार होते हैं, परिपक्वावस्था आती है, यौवनारंभ होता है, उनकी चर्चा अपने को करनी होगी। जनन की अलग अलग विधियां हैं, जो सूक्ष्म और जो अल्प विकसित जीव हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन की विधि है वो मुख्य रूप से प्रभावी और मुख्य होती है। उसके बाद में अलैंगिक जनन की विधियां सूक्ष्म विकसित जीवों के अंदर या अल्प विकसित जीवों के अंदर होती है। इसके बाद में लैंगिक जनन मुख्य रूप से जो सुविकसित जीव होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन है वो देखने को मिलता है। लैंगिक जनन, उसके बाद में लैंगिक जनन की प्रोसेस कौन कौन सी हैं, विधियां कौन सी हैं, अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन से जननांग हैं, किस अवस्था के अंदर जनन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। फिर किशोरावस्था एवं यौवनारंभ, उसमें शरीर के अंदर जो बालक बालिकाएं हैं उनके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, जनन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आदि हार्मोन, उनकी क्या क्या भूमिका रहती है, कहाँ से स्रावित होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। और जननात्मक स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य यानी किस प्रकार से एक युवा या युवती को जनन से संबंधित जानकारियां रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से जनन स्वास्थ्य के अंदर जो आने वाले बिंदु हैं, किस प्रकार से एक युवक या युवती हैं वो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और शिशु जन्म की प्रक्रिया को तय कर सकता है, किस प्रकार से उनके बीच में उचित गैप रखा जा सकता है। ये तमाम युक्तियां उससे संबंधित और तमाम जानकारियां हैं वो जननात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल होती हैं, जिनकी स्टडी अपन करेंगे यहाँ पर और रीट के एग्ज़ाम के अंदर मुख्य बिंदुओं में से रहेगी। इसके बाद ये इतना पोर्शन था वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित था। इसके बाद में अपन आते हैं तो अगले बिंदु जो हैं विज्ञान के सिलेबस में वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित रहेंगे। इनके अंदर देखिए जो अपना पहला टॉपिक है वो मुख्य रूप से यांत्रिकी यानी कि काइनेटिक्स से संबंधित, यहाँ मुख्य रूप से अलग अलग बल गति इनसे संबंधित टॉपिक है वो रहने वाला है। यांत्रिकी इसके अंदर देखिएगा बल एवं गति, बल और गति ये दोनों ही जो बिंदु हैं वो कक्षा 9th के अंदर बल और गति के अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। बलों के प्रकार कौन कौन से हैं, पेशीय बल जो गति के लिए सभी सजीवों के अंदर कार्य करता है, घर्षण बल क्या उपयोगिताएं हैं घर्षण बल की, क्या इसके लॉस हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत जो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल होते हैं आदि सभी की चर्चा करेंगे। इनमें से जो पेशीय बल है, घर्षण बल है, और गुरुत्व बल ये 9th क्लास के टॉपिक रहेंगे। चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल ये मुख्य रूप से 10th क्लास की साइंस के टॉपिक हैं उनमें से रहेंगे। फिर गति के प्रकार ये भी 9th क्लास का जो बिंदु है, इसमें रेखीय गति, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, घूर्णन गति। हालांकि कंपन है वो भी आवर्त गति का ही एक एग्जाम्पल है और घूर्णन गति है उसके अंदर भी कोई भी वस्तु हो लगातार रोटेशन करती है तो उसके अंदर भी गति की आवृत्ति होती है, तो ये आपस में कोरिलेट करने वाली गतियाँ हैं, इनके बारे में चर्चा रहेगी। फिर दाब किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ठोसों के द्वारा कैसे, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में किस प्रकार से दबाव लगाया जाता है, सभी दिशाओं में दबाव लगता है या स्तंभ के साथ में या स्तंभ के द्रव्यमान के साथ में दाब में किस प्रकार से वृद्धि होती है। वायुमंडलीय दाब है वो किस प्रकार से वस्तुओं के ऊपर लगता है, किस प्रकार से वायुमंडलीय दाब और आंतरिक दाब के अंदर संतुलन उत्पन्न होता है। उत्प्लावन बल ये सभी टॉपिक हैं वो मुख्य रूप से 9th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से, और यूँ कहें कि दाब, वायुमंडलीय दाब ये 8वीं क्लास के अंदर भी एक प्राथमिक स्तर के ऊपर दिए गए हैं। उनमें से भी कई बार एज इट इज़ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उठाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कार्य एवं ऊर्जा, ये भी कार्य एवं ऊर्जा ये भी 9वीं क्लास का टॉपिक रहेगा। इसके बाद में ऊर्जा के परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी ऊर्जा है वो किस प्रकार से गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदलती है, स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलती है, या एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में, जैसे विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा के अंदर या चुंबकीय ऊर्जा के अंदर, चुंबकीय बल के अंदर बदलती है। लेकिन ऊर्जा को कभी भी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है।
तो इन सभी की चर्चा है वो अपनी रहेगी। इसके बाद में ताप एवं ऊष्मा। ताप एवं ऊष्मा से क्या अभिप्राय है, यानी इनको अपन किस प्रकार से एक दूसरे से तुलना करते हुए, यानी कि दो वस्तुओं का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है उसमें तुलना करते हुए अपन ताप की राशि को या ऊष्मा की उपयोगिता को समझ पाएंगे। तापमापी है, उसके द्वारा किस प्रकार से अलग अलग तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक उसका पैमाना होता है, और जो डॉक्टरी तापमापी है उसका पैमाना क्या रहता है। फिर ऊष्मा के संचरण की अलग अलग विधियाँ हैं, विकिरण विधि है, संचरण विधि है, संवहन है। इन सभी विधियों की चर्चा अपन करेंगे। ठोसों में किस प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है, द्रव में गैसों में किस प्रकार से होता है, ये सभी देखेंगे। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि रीट मुख्य परीक्षा के अंदर भी, यानी रीट पात्रता परीक्षा और जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा है उन दोनों के अंदर ही सिलेबस में कंटेंट में रहने वाला बिंदु है, प्रकाश के सोर्स कौन से हैं। अब सोर्स के बारे में तो कोई ज़्यादा विस्तृत जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आगे बिंदु स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो निश्चित तौर पर और रीट एग्जाम के अंदर और थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे जाने ही जाने हैं। अब दर्पण, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण अलग अलग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनसे अलग अलग स्थितियों के ऊपर जब वस्तु को रखा जाता है, F पर, 2F पर या 2F से दूर यानी वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस पर रखा जाता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। अपवर्तन जो लेंस के द्वारा होता है, लेंस भी अलग अलग दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या उनको अभिसारी या अपसारी के नाम से जाना जाता है। उनसे भी अलग अलग स्थितियों के ऊपर जब वस्तु को यानी बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, इन सभी की चर्चा करनी होगी। उसके बाद में ध्वनि, साउंड से संबंधित जो बिंदु है, ये साउंड ध्वनि से संबंधित ये टॉपिक है, ये 9th क्लास से रहने वाले हैं। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये 10th क्लास का मुख्य चैप्टर है, जिसमें से आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये ना सिर्फ 10th क्लास और 9th क्लास के भी टॉपिक हैं, जबकि 12th क्लास के अंदर भी और उससे आगे भी प्रकाश से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से पर्याप्त कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। थर्ड ग्रेड के अंदर भी और यूँ कहें सेकंड ग्रेड के अंदर भी प्रकाशिकी वाली यूनिट लगती है, तो भी उसके अंदर भी विषय प्रवेश के लिए यह चैप्टर का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद विद्युत एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, आवेश क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, परिपथ के अवयव कौन कौन से हैं, कैसे संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है प्रतिरोधों का, समांतर क्रम संयोजन क्या है, उनके ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसके बाद में चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबक क्या है, कैसे बनती है, और चुंबकत्व है वो कैसे उत्पन्न होता है, चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, इनकी चर्चा भी अपने को करनी रहेगी, जो भौतिक विज्ञान के मुख्य बिंदु हैं जो रीट के सिलेबस के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये भौतिक विज्ञान से संबंधित रहेगा। इसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से देखें, उस बिंदु से आने वाले ये क्वेश्चंस हैं। देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से शामिल होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक शामिल होने वाले हैं जिनसे अपने को प्रश्न पूछे जाएंगे रीट पात्रता परीक्षा में भी और थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, यानी अपनी डेली लाइफ के अंदर अलग अलग चीज़ें अपन उपयोग में लेते हैं वो विज्ञान से किस प्रकार से अपने तक पहुंची हैं। सेंसलेसिक रेसे यानी सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जिनके अंदर नाइलॉन वगैरह है, टेरिलिन वगैरह है या अन्य और भी प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक के अंदर सेंसलेसिक रेसे जो हैं उनके गुणधर्म और प्रकार, प्लास्टिक के गुणधर्म, प्लास्टिक के अंदर किस प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं या थर्मोप्लास्टिक होती हैं, अलग अलग तरह के पॉलीमर्स होते हैं। प्लास्टिक है वो पर्यावरण के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। फिर डिटर्जेंट किस प्रकार से बनते हैं, साबुन है उनकी क्या उपयोगिता रहती है, सीमेंट है वो कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उसका जो मटेरियल रहता है, क्या उसका अनुपात रहता है, ये चीज़ें हैं वो पूछी जानी हैं। इसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, उसमें अलग अलग उपकरण या मशीनें हैं कुछ जिनकी उपयोगिता, उनकी खोज किसने करी, कैसे कैसे काम करते हैं, किन किन रोगों के या किस शरीर के किस हिस्से की जांच के लिए काम में लिए जाते हैं। तो एक्स रेज, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से संबंधित कार्य हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से अंगों का प्रत्यारोपण होता है, ये सभी। अल्ट्रासाउंड टेक्निक है और लेज़र जो टेक्निक है,
लेज़र किरणें जो हैं उनका उपयोग किस प्रकार से रोगों के उपचार में या रोगों का मुख्य रूप से अनुसंधान करने के अंदर की रोग हैं वो किस स्तर तक बढ़े हैं या किस स्टेज में हैं, उनकी पहचान के लिए इनका उपयोग होता है। फिर दूरसंचार यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी जिसको अपन कहें, उसके अंदर क्या उपयोगिता रहेगी। फैक्स मशीन क्या होती है, क्या उपयोग होता है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और वेबसाइट वगैरह जो www.com के हिसाब से अपन लगाते हैं, हर जगह देखते हैं, तो उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी विज्ञान से संबंधित विषय सामग्री के अंदर रहने वाली हैं। फिर सौर मंडल इसके अंदर चंद्रमा, तारे, सौर परिवार के अंदर सूर्य, ग्रह, अन्य उपग्रह वगैरह, धूमकेतु एवं तारामंडल के अंदर अलग अलग जैसे सप्तऋषि मंडल वगैरह हैं, यानी अलग अलग तारों के समूह हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ, अलग अलग ग्रह हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सूर्य के नज़दीक है, कौन सा दूर है, किसका सूर्य से आवर्तकाल है वो कितना है, इन सभी की जानकारियाँ हैं वो अपन बहुत ही आसान तरीके से और यहाँ पर पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से इन सभी प्रश्नों को अपन रीट एग्ज़ाम के अंदर शामिल भी करने वाले हैं, सही भी करने वाले हैं, और कॉन्फिडेंस है वो इस लेवल तक आपका पहुँच जाएगा कि आप आराम से 2 महीने की तैयारी के अंदर रीट को आसानी से हंसते हंसते फाइट करके आएंगे। इसके बाद में बात होती है, यहाँ तक अपन देख सकते हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो विषय वस्तु थी वो आपके सिलेबस में शामिल की गई थी। अब अपन बात करते हैं तो आगे वाले टॉपिक जो रहेंगे वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित बिंदु रहने वाले हैं। पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर, इसके अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण यानी अलग अलग मिश्रण के जो अवयव हैं, चाहे वो द्रव मिश्रण हो चाहे वो ठोस अवस्था के अंदर हो, तो उनको कैसे कैसे पृथक्कृत किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग विधियाँ, वाष्पीकरण विधि है या प्रभाजी आसवन विधि है, आसवन है, वाष्पीकरण है, या अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर छानने की विधि है, निक्षालन विधि है, कोई सी भी विधि है वो काम में ली जा सकती है जो मिश्रण की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगी। तत्वों के प्रतीक, उन प्रतीकों के हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर्स क्या रहने वाला है, विन्यास क्या रहने वाला है, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर यौगिकों के अलग अलग रासायनिक सूत्र हैं वो किस प्रकार से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण ये किस प्रकार से, यह जो टॉपिक है वो भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत ही मुख्य बिंदु रहने वाला है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक है वो शामिल है जनरल साइंस के अंदर। फिर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण से संबंधित 12th क्लास के अंदर, ये 10th क्लास के अंदर 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर किया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अपन रासायनिक पदार्थ, अलग अलग तत्वों से मिलकर बनने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, उनमें ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है किसी अलग एलिमेंट्स के साथ में तो बनने वाले ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिर पर्यावरण की दृष्टि से हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसें या कौन कौन से जो वातावरण के अंदर मुक्त होने वाले पदार्थ जैसे CFC वगैरह हैं ये कैसे इस हरित गृह प्रभाव को बढ़ाते हैं। हरित गृह प्रभाव के कारण कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन कैसे हो रहा है, वैश्विक उष्मीकरण। हाइड्रोकार्बन, इनकी सामान्य जानकारी, अलग अलग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणियाँ, इन श्रेणियों के अंदर यौगिकों का किस प्रकार से नोमेनक्लेचर किया जाता है IUPAC रूल्स के तहत, इन सब की जानकारी। अम्ल, क्षार और लवण, इनके अंदर अलग अलग अम्लों की क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या सूत्र हैं, और अलग अलग क्षारक, लवण, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करनी है। ऑक्सीजन गैस, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या ये अन्य तत्वों के साथ में अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड्स जनरेट करती है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्र की प्रकृति के अंदर किस प्रकार से नाइट्रोजन है वो प्रकृति में जनरेट होती है, नाइट्रोजन यौगिकों में बदलती है, पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है पोषक तत्वों के रूप में, फिर किस प्रकार से वापस वातावरण के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैसें, ये तमाम बिंदु हैं वो साइंस की विषय सामग्री से संबंधित रहने वाले हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो विज्ञान की विषय सामग्री से संबंधित जो टॉपिक है उसके अंदर आपका आता है कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जिसको देखा जाए, इसके अंदर कृषि करने की अलग अलग पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं,
फसल कौन कौन सी हैं, फसलों के प्रकार, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, उनके अलग अलग एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये किस समय पर उगाई जाती हैं। कृषि पद्धतियों के अंतर्गत कृषि के लिए कौन कौन से उपकरण हैं वो काम में लिए जाते हैं। जो परंपरागत पद्धतियाँ थी वो कौन कौन सी थी, आधुनिक पद्धतियाँ कौन सी हैं, सिंचाई पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में भी विस्तृत जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। जानकारी है वो पर्याप्त उपलब्ध करवाई जाएगी, इसके इतर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये विज्ञान और गणित का जो मैटर है वो न सिर्फ रीट की दृष्टि से, जबकि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाता है, उसके लिए भी यह कंटेंट मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ना सिर्फ सफिशिएंट। इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं और जुड़ें चैनल के साथ में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और आप वीडियो को आराम से शांतिपूर्वक देखें। वीडियो को जैसे 10 मिनट चला लिया, उसके बाद में वीडियो को एक बार के लिए पॉज करें, उसके बाद मनन करें कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना। उसके बाद में दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ें हैं वो बैठने लगेंगी और ऐसा लगेगा जैसे सामने बातचीत हो रही है और चीज़ें हैं वो सारी स्थायी रूप से मेमोरी के अंदर जाने लगेंगी। उसके बाद जो जो अपन आगे बढ़ेंगे, वीडियो देखते जाएंगे, कंटेंट आपके दिमाग में जुड़ता जाएगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये जो विज्ञान से विषय सामग्री से संबंधित जो भी कंटेंट था 20 नंबर का ये रहेगा। अब विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित जो कंटेंट है वो 10 नंबर का रहेगा। तो वही जिस प्रकार से अपन मैथमेटिक्स के अंदर देखते आ रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ प्राकृतिक विज्ञान, उस विज्ञान के लक्ष्य क्या क्या हैं, उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, ये भी विषय सामग्री के अंदर ही शामिल किए हुए बिंदु हैं। हालांकि संरचना और प्रकृति के अंदर इनको लिख दिया गया है, जबकि विज्ञान की संरचना और प्रकृति से संबंधित जो टॉपिक हैं शिक्षण विधियों से संबंधित, वो यहाँ पर विज्ञान को समझना और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ यही हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञान के लक्ष्य, उद्देश्य वगैरह ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके बाद में अगर आप आगे बात करें तो विज्ञान के अंदर कौन कौन से नवाचार किए जा सकते हैं, किस प्रकार से विज्ञान की पाठ्य सामग्री है उसको आधुनिकतम बनाया जा सकता है, सहायक सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं, मूल्यांकन किस प्रकार से विज्ञान के अंदर किया जाता है, मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके हैं, विज्ञान के शिक्षण के अंदर कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का किस प्रकार से निदान और उपचार किया जाता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण है उसको शामिल किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वही सजेशन कि मैटर है वो कक्षा 6 से 8 तक का रहेगा और उनका जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 12 तक। लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहें, फ्री रहें, विश्वास करें कि केवल बायोलॉजी के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ पार्ट्स, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीनियर लेवल तक पहुंच सकता है एग्जामिनर, जबकि फिजिक्स में और केमिस्ट्री के अंदर आपको 10th लेवल तक का ही कंटेंट है वो एकदम से सफिशिएंट है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जहां आवश्यकता होगी कि इस टॉपिक के अंदर थोड़ा बहुत एग्जामिनर है वो वाइड जा सकता है, वह टॉपिक आपको विस्तृत उसी लेवल का, जिस लेवल का एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा उस लेवल का आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। पूर्णतः मैं आपको विश्वस्त कर सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ कि विज्ञान से संबंधित जो भी कंटेंट है उसके अंदर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ थर्ड ग्रेड ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए, जबकि थर्ड ग्रेड की जो फाइनल एग्ज़ाम कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा उसके अंदर भी यहाँ मिला हुआ मैटर जो है वो मोर देन सफिशिएंट होगा। इसलिए निरंतर आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियोज़ को देखें, कंप्लीट देखें। वीडियो देखते समय यहाँ पर आपको आधा घंटे से संबंधित वीडियोज़ हैं, आधा घंटे, लगभग आधा घंटे के आसपास के वीडियोज़ उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो उनको एक बार आधा देखें, आधा देख करके उसके बारे में थोड़ा मनन करें, फिर आगे पूरा वीडियो देख करके, और ना सिर्फ आप देखें, सुने, मनन करें, चिंतन करें। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई करते समय चिंता आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए, लेकिन चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए कि अपन ने क्या पढ़ा है। वो जिस पढ़ी हुई सामग्री के ऊपर मनन करते हैं तो वो स्थायी रूप से मेमोरी के अंदर जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इन सभी बातों के ऊपर आप गौर फरमाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और लगातार चैनल के ऊपर बने रहें। धन्यवाद।